हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। राइट, देखिए इससे पहले हमने जो है गैस स्टेट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। उसके जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी थ्योरी पोर्शन है, वो सारा का सारा कवर हो गया था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आपको जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स की, जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमारा है ये काफी लेंथी चैप्टर है, काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर हो जाता है कई बच्चों के लिए जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक होती है। तो हम इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से करने की ट्राई करेंगे कि आपको ये चैप्टर ज्यादा लंबा भी ना पड़े, कम से कम टाइम में एक चैप्टर भी कवर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो आपको करवाया जाए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन को लेकर। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स अच्छी करने के लिए आपको हर एक एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो थ्योरी पोर्शन हो या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन हो, चाहे वो साइन कन्वेंशन हो या फिर टाइप ऑफ प्रोसेसेस हो। राइट, और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। अगर आपको उन टर्मिनोलॉजीज का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो मान के चलिएगा कि न्यूमेरिकल करने में भी आपको काफी परेशानियों का सामना करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको कवर करने की ट्राई करेंगे, ताकि आपको एक पोर्शन जो है थर्मोडायनेमिक्स का, जो एक एंड है, वो खत्म हो जाए। जब भी आपको उनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी सामने दिखे तो आप उसका मतलब जान सके। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है वो ये है कि आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ डील करती है। अब हमें पता है एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती है, कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, वर्क डन जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हीट है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास हमें देखने को मिलती है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मॉलिक्यूल के पास जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमें जानने में हेल्प करती है। राइट, तो यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम एनर्जी रिलेटेड चीजों को लेके बात करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल की क्या एनर्जी है, उनकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की कोई भी डिफरेंट एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं क्वांटिटेटिवली। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिवली चीजों को लेकर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ये कि आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स हमें किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताती है कि हमारी जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है, यानी कि जो हमें गिवन कंडीशंस हैं उस कंडीशन के अंदर हमारी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड फेवरेबल होगी, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके देगी या नहीं करेगी। दूसरी बात, हमें थर्मोडायनेमिक्स ये बताती है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले, यानी कि देखिए हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में रिएक्टेंट है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। अब हमने अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं रिएक्टेंट के, तो ऑब्वियसली 100 के 100 प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ मॉलिक्यूल पहले ही हमारा यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर शुरू में जो इनिशियल कंडीशन थी, इसमें इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं बना हुआ कुछ भी, 70 मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट के वो कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर, तो बच गए कितने, 30, और 70 बन गए हमारे पास प्रोडक्ट। तो यहां पर फर्दर रिएक्शन नहीं हो रही, फर्दर रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ये अब इस टाइम पर इस कंडीशन पे होगा क्या, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे साथ ही साथ उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। यानी कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है वो ये जानने में हेल्प करती है कि हमारी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले कितनी एक्सटेंट तक हो जाएगी। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से कुछ एक फायदे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें थर्मोडायनेमिक्स से कुछ इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताती है कि किस रेट के साथ हमारी रिएक्शन होगी। रेट का मतलब स्पीड, यानी कि हमारी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है थर्मोडायनेमिक्स। दूसरी दिक्कत ये है, थर्मोडायनेमिक्स हमें जो है बल्क में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। थर्मोडायनेमिक्स हमें बल्क में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर हमें स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी थर्मोडायनेमिक्स हमें लाकर नहीं देती है। तो ये हमारे पास जो है कुछ एक डीमेरिट्स भी है थर्मोडायनेमिक्स की। तो ये था थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक बातें कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना क्या है और क्या इसकी डीमेरिट्स है। अब हम बात करते हैं कुछ एक
डेफिनेशंस के बारे में, राइट, कुछ एक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि आपको हर पॉइंट पे काम आने वाली है, राइट। तो जो सबसे पहली हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो है यूनिवर्स। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर बहुत बेसिक बातें बता रहे हो, आप इसे आगे करके बताओ। तो देखिए कुछ ये बेसिक बातें जो है कुछ बच्चों के लिए बेसिक नहीं है, उनको इन चीजों में भी काफी कंफ्यूजन रहती है, और हम क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो मैं कोई भी बात ये सोचकर नहीं छोड़ सकता कि हाँ इन बच्चों को तो आती ही होगी तो क्या करवाने की जरूरत है, राइट। तो जो टॉपिक्स आधे से ज्यादा होंगे जो आपको नहीं आते वो दूसरे बच्चों को भी आते होंगे, तो हम छोड़ नहीं सकते किसी भी चीज को, राइट। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल तक लेके चलेंगे ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो है यूनिवर्स। अब देखिए जो हमारा यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम की कि आखिरकार सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम हमारे पास यूनिवर्स का वो पोर्शन होता है जो हमारी कंसीडरेशन के अंदर होता है, यानी कि जहां पर प्रोसेस चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल के तरीके से समझिए, मान लीजिए मैं घर के अंदर हूं, अब उस घर के अंदर एक पर्टिकुलर रूम में बैठा होगा और उस रूम में बैठकर अपना काम कर रहा होगा, तो वो जो घर है कंप्लीटली हमारा, वो तो क्या हो गया हमारे पास यूनिवर्स। जो हमारा होम है वो तो हो गया हमारे पास यूनिवर्स। समझ में आ रही है बात। अब इस घर के अंदर वो एक पर्टिकुलर रूम जहां पर बैठकर मैं अपना काम कर रहा हूं, मे बी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मे बी मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो वो रूम जहां पर हम बैठकर काम कर रहे हैं जो हमारी कंसीडरेशन के अंदर है उसको हम कहते हैं सिस्टम। यानी कि वो जो रूम है जहां पर मैं काम कर रहा हूं वो हो जाएगा सिस्टम, और जो इस रूम को छोड़कर बाकी जितना भी घर का हिस्सा बच गया है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग, राइट। यानी कि रिमेनिंग पोर्शन जो हमारे पास घर का बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। तो ये था हमारे पास यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जो भी प्रोसेस हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हो रहे होते हैं वो कहां पर होंगे, वो सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जहां पर हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा। सिस्टम यूनिवर्स का हमारे पास वो पार्ट होता है जहां पर हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा। अब आप कहोगे सर आपने जनरल बात तो बता दी, अब ये बताओ आखिरकार प्रोसेस में क्या कंसीडर होगा। तो देखिए प्रोसेस हमारे पास कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्या चेंज हो रहा है। मान लीजिए मेरे सिस्टम के अंदर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वो भी एक प्रोसेस है, वॉल्यूम चेंज हो रही है वो भी एक प्रोसेस है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं वो भी एक प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो भी एक प्रोसेस है। यानी कि प्रोसेस हम किसे कहेंगे, जब हमारे सिस्टम के अंदर इधर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स या फिर हीट एनर्जी का चेंज हो रहा होगा उसे हम कहते हैं प्रोसेस, राइट। हमारे पास जब हमारे सिस्टम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल या हीट एनर्जी इनमें से किसी भी एक चीज का चेंज हो रहा होगा, या तो घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, राइट। अब देखिए हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज कांस्टेंट है, डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। आपने जो अब मैं टर्म्स यूज करने वाला हूं ये गैसेस स्टेट की टर्म्स हैं, वहां पर भी पढ़ी होगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो ताकि आपको कुछ रिलेशन मिल सके कि हाँ ये चीजें देखी जानी पहचानी करी हुई लग रही है, राइट। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास है वो है आइसोकोरिक। जहां पर हमारे पास जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जहां पर वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि वॉल्यूम के अंदर हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर जो वॉल्यूम थी प्रोसेस के खत्म होने के बाद भी क्या रहेगी, उतनी ही वॉल्यूम देखने को मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा V जो होगा, यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वो हमें क्या देखने को मिलेगी, जीरो देखने को मिलेगी, राइट। इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड हमारा प्रोसेस हो सकता है आइसोबारिक प्रोसेस। सेकंड हमारा हो सकता है आइसोबारिक प्रोसेस। देखिए जो बार होती है वो प्रेशर की एक यूनिट होती है, एंड आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि कांस्टेंट। यानी कि ये हमारे पास वो प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। वो प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। यानी कि यहां पर जो डेल्टा P है वो क्या होगा, जीरो।
थर्ड टाइप का जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस जो हमारे पास होता है वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस देखिए वो उन्हें हम कहते हैं जहां पर कोई भी हीट चेंज नहीं होता। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया है, तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होते हैं जहां पर कोई भी हीट चेंज ना हो, यानी कि जितनी पहले हीट थी सिस्टम के पास बाद में भी उतनी ही हीट हमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जो है थर्मस फ्लास्क यूज करते हैं चाय को गर्म करने के लिए या पानी को गर्म करने के लिए, उसमें क्या होगा वो हीट को कंजर्व करके रखता है, हीट को बाहर जाने नहीं देता। यानी कि कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो चाय या आपका जो पानी है वो उतना ही गर्म रहेगा, और उतना ही गर्म रहने का मतलब है कोई भी हीट चेंज नहीं हुई। क्योंकि अगर हीट चेंज हो जाएगी, आपके सिस्टम से हीट निकल जाएगी, तो यानी कि वहां पर वो एडियाबैटिक नहीं होगा। इसलिए जो थर्मस फ्लास्क आप यूज करते हो वो कैसे प्रोसेसेस होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। वहां पर कोई भी हीट चेंज नहीं होती, हीट कंजर्व रहेगी, तो आपका जो सिस्टम है या फिर आपका जो भी सब्सटेंस है वो उतना ही गर्म रहेगा, उतना ही हीट मेंटेन करके रखेगा जितना पहले था। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हीट चेंज होती है वो जीरो होती है। हीट चेंज क्या होती है यहाँ पर, जीरो होती है। डेल्टा क्यू जो है हमारे पास, जो हम हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से कर देते हैं चलो, क्योंकि ज्यादातर आपको जो बुक है नोटेशन वहां पर क्यू ही देखने को मिलेगी, स्मॉल क्यू, वो हमें जीरो देखने को मिलती है, राइट। जो फोर्थ प्रोसेस हमारे पास है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। जो फोर्थ प्रोसेस हमारे पास है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, आइसो यानी सेम एंड थर्मल यानी कि टेम्परेचर, जहां पर हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि वो प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा उन्हें हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। यानी कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा टी जो होगा वो हमें जीरो देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है। कोई ऐसा प्रोसेस होगा जहां पर वॉल्यूम चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा, कोई ऐसा प्रोसेस होगा जहां पर हमें हीट चेंज देखने को नहीं मिल रहा, कोई ऐसा होगा जिसमें हमें टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिल रहा, तो कोई ऐसा प्रोसेस होगा जहां पर हमें प्रेशर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं, राइट। तो हमारे सिस्टम वो पोर्शन होता है किसी भी यूनिवर्स का जो हमारी कंसीडरेशन के अंदर है, जहां पर कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है। एंड प्रोसेस होने का मतलब है जहां पर हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गई, टेम्परेचर हो गया, इनके अंदर हमें चेंज देखने को मिलता है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं। तो अभी हमने बात की सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से सिस्टम हमारे पास देखने को हमें मिल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम कह रहा हूं मैं, हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन क्या वहां पर हो रहा है, किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, हमारे पास तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। देखिए कोई भी हमारा सिस्टम है वो दो चीजें रखेगा, एक तो मास रखेगा और दूसरा क्या रखेगा, एनर्जी रखेगा, राइट। तो जो पहला सिस्टम हमारे पास है, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में कि हमारे पास कितने टाइप के सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो जो पहला टाइप का सिस्टम होता है हमारे पास वो होता है ओपन सिस्टम। जो पहला टाइप का सिस्टम होता है हमारे पास वो होता है ओपन सिस्टम। एंड ओपन सिस्टम का क्या मतलब हो गया, ओपन सिस्टम का मतलब हो गया बिल्कुल ओपन है, मास भी चेंज होगा वहां पर, एनर्जी भी चेंज हो सकती है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास एज वेल एज एनर्जी, मास एज वेल एज एनर्जी हमें दोनों चेंज देखने को मिल सकती हैं, उन सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, यानी कि कंप्लीटली ओपन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक चाय का कप है, अब बने तो गा नहीं हमारे से चाय का कप, तो हम स्क्वायर ही लेके चलते हैं भाई। चाय का कप है हमारे पास, मग है, मग है ये, राइट। अब चाय के कप में क्या होगा, हमारे पास मैटर भी चेंज होता है, यानी मास भी चेंज होता है, और साथ के साथ हीट एनर्जी भी चेंज होती है। होता क्या है, वाटर वेपर जो है यहाँ से वो उड़ रहे होते हैं, इवापोरेट हो रहे होते हैं। तो जो वाटर वेपर है वो वाटर लेके निकल रहे हैं, तो वाटर का के कारण जो मास भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि H2 निकल रहा है, चाय के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल का कंटेंट था वो रिलीज आउट हो रहा है, तो यानी कि मास चेंज हो जाएगा, साथ के साथ हीट भी तो निकल रही है, तो साथ के साथ एनर्जी का भी चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, राइट। जो सेकंड टाइप का सिस्टम आता है वो होता है क्लोज सिस्टम। सेकंड टाइप का सिस्टम जो आता है वो होता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में हमारे पास होता क्या है, मास का हमारे पास चेंज नहीं
नहीं होता है लेकिन एनर्जी चेंज हो जाती है। क्लोज सिस्टम उसे हम कहते हैं जहां पर मास चेंज नहीं होता, एनर्जी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल इसी मग के ऊपर अगर मैं क्या रख दूं, इसी मग के ऊपर अगर मैं एक कोई भी प्लेट रख दूं, मान लीजिए इसी मग के ऊपर मैं कोई प्लेट रख दूंगा, तो होगा क्या, जो वाटर वेपर है वो उड़ने की ट्राई करेंगे, इवापोरेट होने की ट्राई करेंगे, उस प्लेट के ऊपर जाकर लग जाएंगे, ठीक है, कंडेंस होंगे, वापस चाय के अंदर आ जाएंगे। यानी कि मास तो चेंज नहीं हुआ लेकिन टेम्परेचर तो चेंज होगा, एनर्जी तो बाहर जा सकती है इससे भी, क्योंकि आप जब चाय के कप के ऊपर प्लेट रख देते हो तो कुछ टाइम ज्यादा लगता है ठंडा होने में, लेकिन ठंडी तो फिर भी हो जाती है, यानी कि एनर्जी चेंज तो फिर भी होता है हमारे पास, राइट। तो यानी कि हमारे पास इसमें क्लोज सिस्टम में मास चेंज नहीं होता, एनर्जी चेंज होती है। मास चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि जो भी वाटर वेपर बनेंगे वो इस प्लेट के कांटेक्ट में आएंगे, वहां पर कंडेंस हो जाएंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे और वापस चाय में चले जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। अब हम थर्ड बात करते हैं, हमारे पास थर्ड टाइप के सिस्टम की, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्ड टाइप का सिस्टम हमारे पास है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो मास चेंज होगा और ना ही हमें एनर्जी चेंज देखने को मिलेगी, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। अब देखिए परफेक्ट आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है हम हीट को कंटेन मेंटेन करके चले, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम जो है आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास थर्मस फ्लास्क है या फिर जो वाटर बॉटल आती है जिसमें चाय या पानी गर्म रहता है, उसमें क्या होता है, अगर आप 2 घंटे 3 घंटे बाद भी जाके देखोगे तो पानी जो है या फिर आपकी जो भी चाय है वो उतनी ही गर्म रहेगी जितनी पहले गर्म थी, लेकिन आप उसको अगर 6-7 घंटे तक रखोगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है उसका, यानी कि क्या मतलब है, ठंडी हो जाती है, यानी कि हीट एनर्जी का चेंज फिर भी हो जाता है। तो हाँ कुछ हद तक जो है ये आइसोलेटेड है, लेकिन परफेक्टली आइसोलेटेड हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो ये थी कुछ एक टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके बारे में हमने बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो आई होप आपको जो वीडियो है समझ में आई होगी। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो आप सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।